प्रधानमंत्री मोदी आज संसद भवन के लोकसभा में महाकुंभ पर अपना बयान दिया है। पीएम मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी ने संसद के बाहर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्या कुछ कहा है। नागपुर हिंसा के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या बयान दिया, उद्धव ठाकरे ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है, ये सभी खबरों को समेटकर इस वीडियो में लेकर आया हूं। देश की उन प्रमुख खबरों को जो लगभग आज सुर्खियों में बनी रही। तो आइए इन तमाम खबरों को विस्तार से देखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं वयम भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में महाकुंभ पर भाषण दिया उन्होंने, और इस भाषण में उन्होंने कहा कि महाकुंभ ने सबका प्रयास, जो कि जिक्र उन्होंने लाल किला के भाषण में किया था, उसको सार्थक किया है। महाकुंभ को सफल बनाने में जिस तरीके से भगीरथ प्रयास गंगा को धरती पर लाने के लिए किया गया था, उसी तरीके का भगीरथ प्रयास महाकुंभ को सफल बनाने में किया गया है। क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, ये सुनिए। उसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने इशारों में या अप्रत्यक्ष रूप से पीएम मोदी के भाषण पर कटाक्ष किया। पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सुनिए लोकसभा में। हम सब जानते हैं गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। तो सुना आपने किस तरीके से पीएम मोदी ने आज अपने विशेष संबोधन, जो कि महाकुंभ पे उन्होंने संबोधित किया लोकसभा में, उसमें क्या कुछ कहा। अब प्रधानमंत्री के संबोधन पर राहुल गांधी का भी रिएक्शन आया, लेकिन संसद के बाहर। हालांकि विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछने को लेकर के परमिशन मांगी थी स्पीकर साहब से, लेकिन स्पीकर साहब बोले कि नियमों का हवाला दे दिया उन्होंने और बोले कि नियम के तहत ऐसा नहीं हो सकता। तो वहीं राहुल गांधी जब सदन के बाहर आए तो संसद भवन परिसर में मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस स्पीच को वो समर्थन करना चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी ने अपने भाषणों में महाकुंभ में जो श्रद्धालु की मौत हो गई उसको उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दिया, ऐसा राहुल गांधी का आरोप है, और इसलिए उन्होंने इस भाषण का समर्थन नहीं किया। इसके साथ साथ पीएम मोदी के उस बयान को लेकर युवाओं पे जो लोकसभा में उन्होंने बयान दिया है, उसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि जो युवा महाकुंभ में गए वो युवा प्रधानमंत्री मोदी से नौकरी भी चाहते हैं, रोजगार भी चाहते हैं। आपको याद होगा कि 27 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चले गई, और उसके बाद से ही बीजेपी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, विपक्ष के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है, उत्तर प्रदेश सरकार है और केंद्र की भी सरकार है। मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से ये तो हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनकी श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। तो चलिए, ये तो था प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की खबर। राज्यसभा में भी आज एक खबर निकलकर सामने आई, और खबर ये थी कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद संजय झा ने मखाना के लिए भी एमएसपी तय करने की बात उन्होंने राज्यसभा में कही है कि मखाने को भी एमएसपी पे खरीदा जाए। सुनिए संजय झा ने क्या कुछ कहा है राज्यसभा के अपने संबोधन के दौरान।
इस समस्या के समाधान करने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि मखाना को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के सूची में शामिल किया जाए ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। इसके अतिरिक्त सरकारी संस्थाएं जैसे एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा एमएसपी पर मखाना खरीदने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही मखाना को फसल बीमा योजना में शामिल किया जाना चाहिए। तो सुना आपने संजय झा जी, जो कि बिहार से आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा मखाने को लेकर के। अब बात कर लेते हैं वापस से बिहार की ही, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला की। आपने अक्सर ये देखा होगा, या ऐसा होता ही है कि जब कोई आरोपी कोई छोटा मोटा अपराध या कोई बड़ा अपराध करके जाता है तो उसको थाने में बंद कर दिया जाता है। लेकिन सोचिए, पुलिस ही जब खुद को थाने में बंद कर ले तब क्या होगा। ये सच्ची घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां पर पुलिस वालों पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस खुद को बचाने के लिए थाने में बंद हो गई। विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला किया है, जिसके बाद थाने के बाहर हमला हो रहा है और पुलिस ने खुद को थाने में बंद कर लिया है अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो यह है बिहार की फिलहाल वर्तमान में कानून व्यवस्था। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं और बात कर लेते हैं देश के माननीय विधायकों से संबंधित मसले को लेकर के। देखिए, देश में 4092 विधायक हैं, यानी कि 4092 एमएलएज हैं, जिसमें से 45% विधायक पर आपराधिक मुकदमा है, आपराधिक केस है। एडीआर के डेटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 45% पर आपराधिक आरोप है। 1205 विधायक ऐसे हैं देश में जिन पर हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर संगीन आरोप हैं। इसके अलावा डीएमके पार्टी के 74% विधायकों पर गंभीर मामले बनते हैं, विधायकों पर केस है। डीएमके पार्टी जो है उसके 74% एमएलएज पर केस है। ये एडीआर की रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। अगली खबर की बात कर लेते हैं। अगली खबर है लालू परिवार से। देखिए, बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं और राजनीतिक माहौल गर्म है। इस बीच आज ईडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से लैंड फॉर जॉब मामले में पटना ऑफिस में पूछताछ किया। कल लालू यादव से पूछताछ हो सकती है। अब आरजेडी इस तमाम खबरों को लेकर के, इन तमाम बातों को लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ईडी और सीबीआई के द्वारा, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार पर आरोप लगा रही है बदले की राजनीति करने की। तो वहीं एनडीए के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पूरा जो लालू परिवार है ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो राजनीतिक दोनों तरफ से हो रही है। बिहार में इस वर्ष चुनाव है, इसलिए आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो तेज़ी से आगे बढ़ता चल रहा है। अगली खबर की बात करेंगे लालू परिवार से आगे बढ़ते हुए। चलते हैं तेलंगाना, और तेलंगाना से 2 खबर निकल कर आई है। एक खबर अच्छी है, एक खबर कांग्रेस पार्टी के लिए बेचैनी बढ़ा सकती है। तो पहली खबर में बात कर लेते हैं ओबीसी आरक्षण की, ओबीसी रिजर्वेशन की। तेलंगाना सरकार ने आरक्षण की सीमा ओबीसी कोटे के लिए 42% तक बढ़ा दी है। पहले ये 23% तक था। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया था। वादा किया था कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में, जिसके बाद वादा को पूरा करते हुए कांग्रेस ने ओबीसी रिजर्वेशन को 42% तेलंगाना स्टेट में कर दिया है। अगली खबर भी तेलंगाना से है और वहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के विधान परिषद में दिए गए उस भाषण से है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से अपील किया था कि वो महंगाई भत्ता लेने के लिए या महंगाई भत्ते की मांग फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दें, क्योंकि सरकार के पास पैसों की कमी है, खजानों की कमी है। अपने भाषण में सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 4000 करोड़ रुपए का हैंड लोन लेकर के वो कर्मचारियों को 1 तारीख को तनख्वाह दे रहे हैं। तनख्वाह देना मुश्किल हो गया है। तो बड़ा सवाल ये उठता है, क्या तेलंगाना गवर्नमेंट की तिजोरी खाली हो गई है? ये एक बड़ा सवाल है। और अंत में बात कर लेते हैं नागपुर हिंसा से संबंधित खबरों की। देखिए, नागपुर में जिस तरीके से एक अफवाह को लेकर के हिंसा भड़की, उसके बाद पुलिस लगातार एक्शन में है। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा विधानसभा में संबोधित किया विधानसभा को, और उन्होंने सारी जानकारी दी इस घटना से संबंधित।
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जो लोग औरंगजेब के पक्ष में आकर बोलते हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। औरंगजेब कोई संत महात्मा नहीं था, उसने इस देश को लूटा था। इसके अलावा नागपुर हिंसा में शामिल लोगों पे देशद्रोह के तहत मुकदमा चलाने की भी मांग एकनाथ शिंदे ने की है। तो वहीं उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने भी मीडिया से बात किया और उनसे जब पत्रकार ने पूछा कि नागपुर हिंसा पर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई सीएम नहीं हूँ, ना मैं गृह मंत्री हूँ। क्या कुछ कहा है एकनाथ शिंदे ने और क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे ने। शिंदे और ठाकरे दोनों के बयानों के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। ये औरंगजेब कौन है? ये औरंगजेब कौन था? ये क्रूर शासक था। ये कोई संत था क्या? कोई महात्मा था क्या? ये हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आया हुआ दुश्मन था। ये महाराष्ट्र का दुश्मन, देश का दुश्मन था। और ऐसे औरंगजेब ये देशद्रोही है और इसलिए उसका समर्थन करना मतलब उसको बढ़ावा देना, इसका मतलब भी देशद्रोही है, देशद्रोही होगा। के पीछे किसका हाथ है, क्या लगता है? मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, ना ही मैं गृह मंत्री हूँ। तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है। अब इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में। तो डबल इंजन सरकार की असफलता है और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। सर भाजपा ने